हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अमृता की शादी रंजन से होती है। अमृता के ससुराल वाले बहुत अंधविश्वासी होते हैं और वो लड़का लड़की में भी बहुत भेदभाव किया करते हैं। ससुराल में सास कावेरी और ससुर ओम प्रकाश होते हैं। एक दिन की बात है। अरे ओ कलमुही, अरे घर में लक्ष्मी की जगह पनौती को प्रवेश करवाना है क्या? अरे तुझे पता नहीं क्या कि शाम में सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना अपशगुन की निशानी मानी जाती है। अकल तो घास चरने ही गई है तेरी तो, है ना? नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ये बात पता नहीं थी। पता नहीं था तो अब पता कर लो। आइंदा से ऐसा कुछ होगा तो तुम्हें हम दंड देंगे। इस घर की बहू हो तो इस घर के नियम कानून कायदे तुम्हें भली भांति पता होने चाहिए, समझी? जी पापा जी। अमृता के ससुराल वाले थोड़े सख्त दिल किस्म के होते हैं। पति रंजन भी अमृता से ज्यादा वास्ता नहीं रखता। अमृता बहुत अच्छा खाना बनाती और जब भी कोई उसके हाथ का खाना खाता अपनी उंगलियां चाटते रह जाता। लेकिन सबसे अधिक स्वादिष्ट अमृता जलेबियां बनाती। वाह वाह, क्या स्वाद है इन जलेबियों का। अमृता बहू, तू चाशनी में क्या जादू मिलाती है जो ये तेरे हाथ की बनी जलेबियां इतनी लजीज बनती हैं? आहा। हाँ अमृता बहू, मैंने अपने जीवन में कभी इतनी अच्छी इमरती नहीं खाई। अमृता, मैं तो कहता हूं कि तुम्हें ना अपना आलू जलेबी बेचने का बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। क्यों माँ, सही कह रहा हूं ना मैं? चुप रह। हमारे खानदान में लड़कियां हमेशा लड़कों से एक कदम पीछे रहती हैं और बीवियों को बस अपनी घर गृहस्थी संभालनी चाहिए। बाकी का काम काज संभालने के लिए पति हैं। कुछ दिनों बाद अमृता गर्भवती हो जाती है और इसी खुशी में कावेरी पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटती है। अमृता बहू, रंजन बेटा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। आखिरकार मैं दादी जो बनने जा रही हूँ। मैंने पूरे मोहल्ले में जाकर लड्डू बांटे हैं। हाँ, वो भी इस खुशी में कि अब मेरे भी घर पोता होने वाला है। हाँ, और मैंने तो अपने पोते का नाम भी सोच लिया है। लेकिन माँ जी, पोता ही क्यों? अगर पोती हुई तो? नहीं अमृता, हमें तो लड़का ही चाहिए। हाँ बहू, हमें लड़का ही चाहिए। लड़कियां तो बोझ होती हैं, लेकिन लड़के ही काम के होते हैं। हाँ हाँ, मेरा पोता एकदम रंजन की तरह होगा, गोलू मोलू और एकदम हैंडसम। अमृता को घर वालों की बात खटकती है। माँ जी, आप एक औरत होकर ऐसी बात कर रही हैं। लड़कियां बोझ नहीं होती, वो तो माँ लक्ष्मी का रूप होती है। उनके होने से ही तो घर में रौनक होती है। अमृता, बस, हमने कह दिया सो कह दिया। हमें एक लड़का ही चाहिए। माँ, पापा, आप कल ही गुरुजी को बुलाइए और उनसे बात कीजिए और अमृता के हवन की तैयारी शुरू कर दीजिए। हवन? कैसा हवन? ओ अमृता बहू, तेरी हवन पूजा होगी। ये एक ऐसी पूजा है जिसमें गुरुजी को पता चल जाएगा कि तुझे लड़की होगी या लड़का। लेकिन ये पूजा क्यों माँ जी? आप सब ऐसा क्यों कर रहे हो? ये बेवकूफों वाली हरकत है। खामखा ये हरकत क्यों? बहू, बहुत बोल दिया तुमने। अब अपनी जुबान पर लगाम लगाओ और अपनी सेहत पर ध्यान दो। कावेरी, जाओ बहू के लिए गोंद के लड्डू बनाओ और बहू की सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आखिर हमारे खानदान का चिराग जो आने वाला है। अमृता अब बहुत चिंताग्रस्त हो जाती है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रंजन, माँ जी और पापा जी के मन में ये सब क्या चल रहा है? अमृता जब अपनी प्रेगनेंसी के चौथे महीने में होती है तभी उसकी हवन पूजा की जाती है, जिसमें गुरुजी रंजन, कावेरी और ओम प्रकाश से कहते हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे आप लोगों को ये बताने में बहुत दुख हो रहा है कि अमृता बहू को एक लड़का नहीं, एक लड़की होने वाली है। गुरुजी की ये बात सुनकर ओम प्रकाश, कावेरी और रंजन के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन मुझे तो एक लड़का ही चाहिए। पापा, देखो ना, ये क्या बोल रहे हैं गुरुजी? गुरुजी ये कैसे संभव हो सकता है? अरे हमें एक लड़का ही चाहिए, लड़की नहीं। हाँ गुरुजी, कोई तो उपाय बताइए। अब मैं आपको क्या उपाय बताऊं कावेरी जी, ओम प्रकाश जी। अब जो है सो है।
सच्चाई को स्वीकारिए और आगे बढ़िए। गुरुजी इतना कहकर चले जाते हैं। तभी रात में रंजन अमृता का सारा सामान उठाकर घर के बाहर फेंक देता है। रंजन, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरा सामान क्यों फेंक दिया घर के बाहर? निकल जाओ मेरे घर से और दूर चली जाओ मेरी जिंदगी से, कोसों दूर। तू तो है ही पनौती, इसीलिए तू हमें एक लड़का नहीं दे सकती। तुझे हम क्यों पालें और तेरी देख रेख करें, जबकि तू हमें एक लड़की ही देगी। निकल जाओ यहाँ से और आइंदा से फिर कभी भी अपनी अपशगुनी कदम इस घर में लेकर मत आना। आप सब ये क्या बोल रहे हो? अरे अंधविश्वास और लड़का लड़की के भेदभाव में आप लोग इतने अंधे हो गए हो कि आपको सही और गलत कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। रंजन, रंजन, ये जो कोई भी हो ना, चाहे लड़का हो या लड़की, है तो हमारी ही संतान ना। तुम अपने ही खून को इस तरह अपनाने से मुकर रहे हो। मैं कहाँ जाऊंगी इतनी ठंड में? मेरा तो इस दुनिया में कोई है भी नहीं। अपनी बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से, और अपनी बेटी को खुद ही पालो और खुद ही पोसो। मनहूसियत की निशानी हो तुम अमृता। रंजन अपनी गर्भवती बीवी अमृता को बेरहमी से धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देता है। बेचारी अमृता कपकपाती हुई कड़ाके की ठंड में यहाँ से वहाँ अपना गर्भवती पेट लेकर घूमती है। वो रात भर एक फुटपाथ पर बैठकर ही रात गुजारती है। अगले दिन, रंजन, माँ जी और पापा जी ने मेरे साथ जो कुछ भी किया बहुत गलत किया, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं अपनी कोख में पल रहे इस नन्ही जान को इस दुनिया में जरूर लाऊंगी, चाहे कोई इसे अपनाए ना अपनाए। इसकी माँ इसके लिए काफी है। गरीब हूँ, गर्भवती हूँ, लेकिन अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए मैं हर मुश्किल को मात दे दूंगी। वहाँ रंजन दूसरी शादी कर लेता है। अमृता मंदिर जाकर माता रानी का आशीर्वाद लेती है और फिर जब वो बाजार के रास्ते से जा रही होती है तभी वो वहाँ पर बहुत सारे खाद्य पदार्थ वाले ठेले देखती है, जिनके पास ग्राहकों की लंबी कतार लगी हुई होती है। ये छोटे छोटे ठेलों पर ग्राहकों की कितनी लंबी लंबी कतार लगी हुई है। इन छोटे छोटे बिजनेस से कितनी सारी कमाई की जा सकती है। क्यों ना मैं भी कुछ ऐसे ही करूँ। हाँ, मैं भी अपना एक ठेला लगाऊंगी, लेकिन मैं वहाँ कौन सा पदार्थ बेचूंगी? हाँ, जलेबी। बचपन से ही सभी को मेरे हाथ की बनी जलेबी बहुत पसंद आती है। अब ये गरीब गर्भवती जलेबी वाली क्या क्या करती है वो देखते जाओ। अमृता अपना ठेला लगाती है और वहाँ पर वो जलेबी बनाने लगती है। काम आरंभ करने से पहले वो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है। जय माता दी, माता रानी, अपने पेट में पल रहे बच्चे के साथ एक नए सफर की शुरुआत कर रही हूँ। आपका आशीर्वाद और साथ हमेशा मुझ पर बनाए रखिएगा। अमृता ठेले पर जलेबियां बेचती है और ग्राहकों को उसके हाथ की बनी जलेबियां बहुत पसंद आती हैं और वो उसकी खूब प्रशंसा करते हैं। अरे वाह, इतनी अच्छी जलेबी तो हमने गांव के नंबर 1 हलवाई महाराज देव प्रसाद के यहाँ भी नहीं खाई। अरे अमृता जी, मुझे और 1 प्लेट जलेबी दे दो और मुझे 2 प्लेट आलू जलेबी और इमरती भी पैक करके दे देना। जी ठीक है, अभी देती हूँ। रंजन की दूसरी बीवी भी गर्भवती हो जाती है। अमृता खूब परिश्रम करती है और ढेर सारे पैसे कमाने लगती है और 9 महीने पूरे होने पर एक सुंदर सी फूल सी बेटी को जन्म देती है। वहीं रंजन की दूसरी बीवी भी एक लड़के को जन्म दे देती है उसके 9 महीने पूरे होने पर। बहुत साल बाद जब रंजन और अमृता के बेटा बेटी बड़े हो जाते हैं, रंजन को उसका बेटा घर से बाहर निकाल देता है। गट्टू बेटा, तू मुझे घर के बाहर क्यों निकाल रहा है? मैं कहाँ जाऊंगा अब 50 साल की उम्र में? दादा दादी भी इस दुनिया से चले गए और आपकी सारी जायदाद भी मेरी और मम्मी की हो गई है, इसलिए अब हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। वहीं अमृता की बेटी कनिका अब एक अफसर बनने गई होती है। रंजन अमृता के पास आकर माफी मांगता है, लेकिन तभी ये लीजिए कुछ पैसे रंजन जी और चले जाइए यहाँ से। मैं आपको मेरी माँ से मिलने नहीं दूंगी। आप जैसे बुरे पिता को तो यही सजा मिलनी चाहिए। आइंदा से अपनी शक्ल भी कभी मत दिखाइएगा। जाइए यहाँ से।
रंजन अब बुरी तरह पछताता है और कनिका अपनी बूढ़ी माँ अमृता को बहुत अच्छे से संभालती है। वेदनगर कह के एक गांव में ऋषि कहकर एक गरीब नौजवान रहा करता था। ऋषि की उम्र 27 साल होती है। वो अनाथ होता है, जिसके कारण वो बचपन से ही संघर्ष करते आया होता है और बहुत मेहनत से पैसे जुटाकर उसने अपना छोटा सा ढाबा खोला होता है, जिसका नाम पहाड़ी जायका होता है, क्योंकि वेदनगर हिमाचल की पहाड़ी पर स्थित एक छोटा सा गांव होता है। ओए होए होए, क्या लाजवाब खाना बना है, मजा ही आ गया। तुम सच में कमाल का खाना बनाती हो। अरे ढाबे का नाम और स्वाद एकदम सही है। सारे पहाड़ी शुद्ध मसालों का जायका है इस खाने में। धन्यवाद जी। ये लीजिए आपकी रसमलाई और आपका गुलाब जामुन। कुलजीत भाई, आपकी लस्सी बन रही है और रीना मौसी, आपकी और अम्मा की केसर चाय भी धीमी आंच पर बस उबल रही है। ऋषि एक बहुत ही ईमानदार और नेक किस्म का व्यक्ति था, इसीलिए गांव में सभी उसके खाने के साथ साथ उसके इस अच्छे व्यवहार की भी खूब तारीफ किया करते। वो हमेशा अपने ग्राहकों के साथ अच्छे से ही पेश आता। ठंड के मौसम में ग्राहकों को दिक्कत न हो, इसीलिए वो अलाव जलाकर सबका बंदोबस्त भी करता। ऋषि बिटवा, तू सच में बहुत अच्छा है। भगवान तोहरा के खूब तरक्की दे और तुहार सारी इच्छाएं पूरी हो, यही आस्था करत है हम। शुक्रिया दादी माँ, आशीर्वाद बनाए रखिए। ऋषि दादी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। जीते रहो बिटुआ, जीते रहो। ऋषि के जीवन में सब कुछ खुशल मंगल ही चल रहा होता है कि तभी अचानक से एक दिन उसके ढाबे के बाहर एक गवर्नमेंट ऑफिसर वैन में आता है और कहता है, ऋषि जी, आपका ये जो ढाबा है वो गवर्नमेंट की जमीन पर बनाया हुआ है और अब हमें न चाहते हुए भी आपके ढाबे को तोड़ना होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की जमीन है। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जहां तक मुझे खबर थी ये जमीन तो किसी की भी नहीं थी, फिर अचानक। देखिए ऑफिसर, मेरा यकीन कीजिए, मैं इस बात से अनजान था। अगर मुझे पता होता कि ये जमीन गवर्नमेंट की है तो मैं कभी यहां पर अपना ढाबा नहीं खोलता। सच में। तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी इमोशनल बातों में मैं नहीं फंसने वाला, समझे? मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम जैसे गरीब लोगों को, तुम कैसे कानून के नियम कायदों को तोड़कर अपना काम करते हो। चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, और अगर कुछ सामान ढाबे के बाहर निकालना हो तो उसे निकाल लो। 5 मिनट दे रहा हूं तुम्हें, वरना अभी जेसीबी चढ़ा दूंगा तुम्हारे ढाबे पर। लेकिन सच कह रहा हूं ऑफिसर साहब, मैं झूठ क्यों बोलूंगा भला? आप गांव में किसी से भी पूछ लीजिए मेरे बारे में, मैं उन फरेबी और धोखेबाज लोगों में से नहीं हूं। गवर्नमेंट ऑफिसर ऋषि की नहीं सुनता और वो ऋषि के ढाबों को तोड़ देते हैं और चले जाते हैं। ऋषि अब ढाबे के सामान को लेकर गांव में यहाँ से वहाँ भटकता है। वो अपने घर जाकर बहुत रोता है। इतनी मेहनत से मैंने अपना ढाबा बनाया था, पाई पाई करके पैसे जोड़े थे, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा? ऋषि अत्यंत चिंताग्रस्त हो जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और क्या नहीं। वो कई जगहों पर जाकर नौकरी ढूंढता है, पर वो नौकरी पाने में असफल रह जाता है। उसे जब भी कोई गांववासी मिलता तो वो कहता, अरे ऋषि भाई, तुहार हाथ का लिट्टी चोखा खाई के बहुत मन करत है। जो कुछ भी तोहरे साथ हुआ ऊ का सुन के बहुत ही दुख हुआ, पर जल्द से जल्द कुछ ऐसा कर जिसमें हम सभी गांव वाले लोगन को तुम्हारे हाथ का स्वादिष्ट और मजेदार खाना खाने का एक ठो और मौका मिले। सच में ऋषि, तुम्हारे हाथ के खाने की बहुत याद आवत है। ऋषि को गांववासियों की बात सुनकर एक सुझाव आता है। जो देखो वो मुझे मेरे हाथ के खाने के बारे में कह रहा है, उन्हें मेरे खाने की कितनी याद आ रही है, ये बता रहा है। इसका मतलब मुझसे मेरा ढाबा छिन चुका है, लेकिन मेरे ग्राहक, मेरे गांववासी अब तक मुझसे छूटे नहीं हैं। मैं अब भी खाना बनाकर बेच सकता हूं, लेकिन कैसे और कहां? ऋषि अब इस सोच में पड़ जाता है कि वो आखिर कहां और कैसे खाना बनाकर बेचेगा। उसी दिन वो अपने घर के आंगन को साफ कर रहा होता है, तभी उसे स्टोर रूम में एक साइकिल मिलती है जो एकदम अलग और हटके होती है।
अरे वाह, क्या साइकिल है ये। ऐसी साइकिल तो मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। ये डिजाइन तो बहुत ही हटके और राजसी तरह का है। साइकिल का डिजाइन काफी राजसी और खूबसूरत होता है। ऋषि उस साइकिल पर चढ़ी धूल को साफ करता है और उस साइकिल के तीरे को गैरेज जाकर ठीक करवाता है और उस साइकिल को एकदम नई नवेली बनाता है। वाह, अब लग रही है ना ये साइकिल एकदम चकाचक। उस साइकिल को सजाता है और पेंट भी करता है और उस पर सारा गर्मा गर्म खाना गर्म कंटेनर में रखता है और साइकिल पर सवार होकर गांव की हर एक गली में फेरी मार मार कर खाना बेचने लगता है। खाना ले लो, खाना, गर्मा गर्म खाना, दाल रोटी सब्जी पराठे पूरी हलवा और मिठाई। फेरी वाला आया, फेरी वाला। अरे यार ऋषि, तुम्हारे खाने को बहुत मिस किया यार हमने। चलो, अभी इतने दिनों बाद तुमने खाना बनाया है तो आज तो मैं दबा कर खाना खाऊंगा मजे से। अरे बढ़िया ऋषि भाई, तुम्हारा खाना एकदम बेस्ट है, मजा आ गया। साइकिल पर फेरी वाला और वो भी खाना बेचने, और वो भी इतना ताजा और फ्रेश। कमाल कर दिया तुमने तो ऋषि बबुआ, एकदम लल्लन टॉप हो तुम, एकदम लल्लन टॉप। धन्यवाद। ऋषि अब अपने साइकिल पर फेरी करके गांव में खाना बेचता और पैसे कमाता। ऋषि का जीवन अब धीरे धीरे फिर से अच्छा होने लगता है। हर कोई उसके साइकिल पर खाना बेचने का सुझाव की सराहना करता है और वो भी बहुत खुश होता है। वो मंदिर जाकर भगवान से धन्यवाद भी कहता है। धन्यवाद भगवान जी, मैं जानता हूँ कि ये सब आपने ही किया है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप कभी भी अपने भक्त को निराश नहीं करोगे और ना ही उसे परेशानी में ज्यादा देर रहने दोगे। ऋषि के साइकिल खाने को खरीदने एक दिन एक आदमी आता है जो एक बड़ी बिजनेस वुमेन का नौकर कनौज रहता है। सुनो ऋषि भाई, मेरी मैडम अवंतिका को तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अब से तुम ही रोज उनके लिए खाना लाना। ठीक है, जैसा तुम कहो मेरे भाई। कनौज अपनी मैडम अवंतिका के पास जाकर उसे रोज टिफिन दिया करता और अवंतिका को ऋषि के हाथ का खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगता। सच में एकदम माइंड ब्लोइंग खाना बनाता है ये। क्या कमाल का आदमी है। मैं तो दीवानी हो गई हूँ इसके खाने की। बचपन में ही मम्मा पापा का एक्सीडेंट हो गया था। इस खाने को खाने के बाद मुझे मम्मा के हाथ के खाने की याद आ गई। वाओ, आई जस्ट लव इट। अरे वो फेरी वाला बहुत ही अच्छा आदमी है। पूरे गांव को उसने अपना खाने का दीवाना बनाकर रख दिया है। हर कोई बस उसी की प्रशंसा करता रहता है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं भी उससे मिलना चाहूंगी। अवंतिका रोजाना लंच टाइम के दौरान ऋषि के साइकिल के पास ही खाना खाने आती। इसी बीच दोनों एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें करते और यूं ही इन मुलाकातों में दोनों के बीच प्यार, ये एहसास कब शुरू हो जाता है दोनों को इस बात की खबर ही नहीं रहती। ऋषि, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुमसे मिलकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी पाई है। अवंतिका जी, मैं भी आपसे बेशुमार प्यार करता हूँ, लेकिन क्या ऋषि? अवंतिका जी, बात को समझिए। हम दोनों में वैसा कुछ भी नहीं हो सकता जैसा आप सोच रही हैं। आप कहाँ और मैं कहाँ। आप एक विशाल पेड़ हो और मैं उस पेड़ पर टंगा हुआ एक छोटा सा पत्ता, बस। ऋषि, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे मन में ये ख्याल आना लाजमी है, लेकिन सच कहूँ तो प्यार किसी दायरे को, किसी भी फर्क को नहीं जानता। प्यार पैसों से नहीं, रूह से किया जाता है। और तुम इतने फेमस हो पूरे गांव में, तो मैं तो कितनी लकी हूँ कि मैं एक सेलिब्रिटी से शादी करूंगी। आप भी ना। आई लव यू अवंतिका जी। आई लव यू टू ऋषि। एंड यस, ये अवंतिका जी मत बोलो यार, अब मैं तुम्हारी बीवी बनूंगी। अरे वाह वाह वाह, तो फाइनली दो प्यार के पंछी एक हो ही गए। तालियां तालियां। और इस तरह ऋषि और अवंतिका दोनों ही एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और ऋषि अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हुए गांव और शहरों में बड़े बड़े ढाबे खोलता है और जीवन में खूब सफलता प्राप्त करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।